Hello everyone, this is Tom Chaudhary. Welcome back to Health Factopedia. Today I'm not feeling well. I have little cold, but still, as I have committed, I'll make video. Continue. So let's get started. Today we are going to discuss about most common conditions in newborn baby, that is jaundice. अभी jaundice होता क्यों है? सबसे पहली बात तो ये देखो jaundice न्यूबॉर्न बेबी में इसलिए होता है कि जो आरबीसी है, ब्लड है, उसमें जो आरबीसी होता है वो टूटता है तो बिलिरुबिन बनता है और वो बिलिरुबिन एक पीला सब्सटेंस होता है जिसके कारण जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी पूरी बॉडी पीला दिखता है उसी बिलिरुबिन के कारण और वो बच्चों में ज़्यादा टूटता है। अभी हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि बच्चों में ये जॉन्डिस ज़्यादा होता क्यों है। तो 60% जो मैच्योर बेबी होते हैं, जो फुल्ली मैच्योर है, उनमें 60% जॉन्डिस होता है और अगर वो इमेच्योर है या दे हैव सम लिवर मेटाबॉलिक डिजीज, कोई लिवर मेटाबॉलिक डिजीज है तो वो परसेंटेज ज़्यादा हो सकता है। या इमेच्योर है, वो समय से पहले डिलीवरी हुई है तो भी इसकी परसेंटेज बढ़ सकती है। बट अगर वो फुल्ली मैच्योर है तब भी 60% पॉसिबिलिटी होती है कि उन बच्चों को जॉन्डिस होगा। इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि बच्चों में जो आरबीसी का टर्नओवर है वो ज़्यादा होता है। आरबीसी का टर्नओवर जैसे अभी हम लोगों का नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है एडल्ट का, वो हम लोग कंसीडर करते हैं मोस्टली लगभग 13 से 16। अभी फीमेल में है तो 12 से 14 हम लोग कंसीडर करते हैं। लेकिन बच्चों के केस में ऐसा नहीं होता है। बच्चों के केस में उनका हीमोग्लोबिन लेवल 14 से 24 होता है तो उनका आरबीसी ज़्यादा है। हीमोग्लोबिन 14 से 24 ग्राम पर डेसीलीटर अगर उनका हीमोग्लोबिन है तो कहीं ना कहीं उनकी टर्नओवर ज़्यादा है, ज़्यादा आरबीसी बन रही है, ज़्यादा आरबीसी टूटेगी। ज़्यादा आरबीसी टूटेगा तो क्या होगा, उनको जॉन्डिस ज़्यादा होगा, ज़्यादा बिलिरुबिन उनके बॉडी में कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, एग्रीगेशन ज़्यादा होगा। अब ये टूटता क्यों है? इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारे कारण हैं। जैसे पहला कारण तो ये है कि उनमें आरबीसी होता ही ज़्यादा है तो टूटता भी ज़्यादा है और बनता भी ज़्यादा है, पहला कारण। दूसरा कारण है, अगर वो इमेच्योर पैदा हुए हैं तो उनका लीवर इमेच्योर होता है। इवन अगर मैच्योर बच्चा है फिर भी फर्स्ट वीक, एक दो हफ्ते, महीने भर उनका स्टिल लिवर मैच्योर नहीं होता है। तो लिवर मैच्योर नहीं होगा तो जो आरबीसी ब्रेकडाउन हो रहा है उसमें जो बिलिरुबिन निकल रहा है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, वो इजीली बॉडी से बाहर नहीं निकलता है। या उनको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है लिवर में तो भी बढ़ सकता है। तो ये सारे कारण होते हैं जो उनको बढ़ने के। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे उनकी बॉडी काफ़ी डिहाइड्रेटेड है तो ये भी एक फैक्टर है। दूसरी चीज़, अगर उनकी जो डिलीवरी हुई है वो काफ़ी प्रेशर वाले सिचुएशन में हुई है या उनका बच्चे का वेट ज़्यादा है तो पॉसिबिलिटी है कि वो काफ़ी प्रेशर में डिलीवर्ड हुआ हो और उस कंडीशन में उसकी पेरिफेरी बॉडी में कहीं कहीं ब्लड क्लॉट जमा हो जाते हैं, जिससे वो ब्लड क्लॉट जब डिजॉल्व होता है तो भी बिलिरुबिन ज़्यादा निकलता है। या मान लीजिए उसको सिफेलो हिमाटोमा है, कभी जो स्कल है, खोपड़ी है, उसके अगल बगल की जो पेरिफेरी एरिया है वहाँ पर ब्लड क्लॉट इकट्ठा हो जाता है। जैसे डिलीवरी के टाइम में कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें सूजन हो जाता है, चाहे तो वो डिलीवरी के टाइम में मिस हैंडलिंग के कारण हुआ हो या चाहे तो बच्चे का वजन ज़्यादा हो या काफ़ी प्रेशरफुल प्रेगनेंसी हुई हो, डिलीवरी हुई हो। ये बहुत सारे फैक्टर और भी होते हैं जिसके कारण वो सिफिलिस हेड होते हैं या कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से अंदर ब्लड क्लॉट हो जाते हैं और वो ब्लड क्लॉट जब डिजॉल्व होते हैं तो नॉर्मली बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है। और सारे कई फैक्टर हैं, जैसे उनका अगर ब्लड ग्रुप रिलेटेड इनकम्पैटिबिलिटी है। ब्लड ग्रुप मीन्स अगर आ, उसके बच्चे के मम्मी का या बच्चे के माता का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है और बच्चे का ए है, बी है या ए बी है तो बच्चों में आरबीसी ज़्यादा टूटेगा, वो इनकम्पैटिबिलिटी होगी। वहीं अगर माता का ए है, बी है या ए बी है, बच्चे का ओ है
तो आरबीसी नहीं टूटेगा, ये नॉर्मल स्टेज है। और दूसरा और कारण है कि अगर अ, बच्चे में आरएच फैक्टर प्रॉब्लम है, जैसे बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और उसकी मम्मी का नेगेटिव है, तो भी उसका ब्लड ग्रुप जो आरएच फैक्टर है वो नेगेटिव होने की वजह से, मम्मी के नेगेटिव होने की वजह से और बच्चे का पॉजिटिव होने की वजह से आरबीसी ज़्यादा टूटेगा। दूसरी चीज़ है, अगर मम्मी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, बच्चे का नेगेटिव है, तो यही ये सारे आरबीसी नहीं टूटते, ये सारे कारण होता है। और अगर मम्मी का नेगेटिव है तो हम लोग क्या करते हैं, उनको एनपीडी का इंजेक्शन देते हैं, जिससे आने वाली प्रेगनेंसी सिक्योर है और आरबीसी कम टूटे। इन सभी कारणों से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसके 1 घंटे बाद, चाहे तो वो नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सिजेरियन डिलीवरी हो, अगर उसकी मम्मी का जो स्टेज है वो नॉर्मल है, वो फुल्ली कॉन्शियस है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बच्चे को नॉर्मली फीडिंग करा सकते हैं। इनिशियल के 1-2 दिन पूरी तरीके से मिल्क नहीं होता है, उनको अ, गाढ़ा पीला जो दूध होता है वही निकलता है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में निकलता है, लेकिन दैट इज सफिशिएंट फॉर न्यूबॉर्न बेबी। तो हमें वही थोड़ा सा ही क्वांटिटी, उसके लिए ज़्यादा होता है, हमें फीडिंग ज़रूर कराना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम फीडिंग नहीं कराएंगे तो बच्चा डिहाइड्रेट होगा, बच्चा डिहाइड्रेट होगा तो जो बिलिरुबिन है उसका जो लेवल है वो कम नहीं होगा, वो ईजिली जो है बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, चाहे यूरिन के थ्रू या फिर स्टूल के थ्रू, ड्यू टू द डिहाइड्रेशन। दूसरी फैक्टर है कि अगर बच्चे का स्टूल और यूरिन, ये सारी चीज़ समय पे इसका एवोल्यूशन नहीं किया गया, तो ये भी एक फैक्टर बन जाता है जॉन्डिस होने का। तीसरी चीज़, थोड़ा सा बच्चे की साफ सफाई पे विशेष ध्यान दें, इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन होगा तो आरबीसी टूटेगी, ये सारे फैक्टर हैं, बच्चों को साफ सफाई रखें। और कोई भी अगर उसको टच कर रहा है तो अपने हाथ को प्रॉपर वॉश करके ही टच करें, और कोशिश करें तो 1 ही 2 लोग बच्चे को हैंडल करें तो बेटर है इनिशियल टाइम में, लगभग 1-2 हफ्ते। ज़्यादा प्रोन होते हैं वो इन्फेक्शन के, तो इसमें काफ़ी प्रिकॉशन रखना होता है। दूसरा चीज़ ये है कि अगर बच्चा है तो उसका जो स्टूल है वो आपको इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चे का पहला स्टूल है वो ब्लैक या ग्रीन और बहुत ही स्टिकी होगा, तो ईज़िली आप अगर कपड़े से साफ करेंगे, पोंछेंगे तो वो क्लियर नहीं होगा। उसको अल्कोहल साफ से क्लियर करेंगे तो ईज़ी वे में हो जाएगा, वो काफ़ी स्टिकी नेचर का होता है, जिसको मेकोनियम बोलते हैं। और वो फर्स्ट 24 घंटे में ही हो जाता है। दूसरी चीज़ है, पूरी 24 आवर में एटलीस्ट 1 डायपर तो गीला होना चाहिए। और डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत तब पड़ती है जब 24 घंटे के अंदर या 36 घंटे के अंदर बच्चा लैट्रिन नहीं किया, टॉयलेट नहीं किया, तो उस टाइम में भी डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी हो जाता है। या फिर बच्चा पेशाब नहीं कर रहा है, डायपर गीला नहीं हो रहा है, पेशाब ही नहीं किया, 24 आवर हो गया, तो भी डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी हो जाता है। स्टिल 24 आवर के बाद हमें डॉक्टर को दिखाई देना चाहिए, या डिलीवरी के समय ही दिखा देना चाहिए कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कि अब कोई यूरिनल प्रॉब्लम हो या स्टूल रिलेटेड प्रॉब्लम हो या जॉन्डिस रिलेटेड प्रॉब्लम। बच्चों में बहुत सारे मिथ हैं कि बच्चे को पानी दे दो समर टाइम, तो पानी देना ही नहीं है, इवन 6 महीने तक पानी नहीं देना है। उनके लिए वो जो हम लोग दूध देते हैं, चाहे एक्सटर्नली या फिर वो मदर का फीडिंग करवाते हैं, तो उस दूध के फॉर्म में ही उनको सफिशिएंट अमाउंट में वाटर मिल जाता है। दूसरी क्या चीज़ है, उनको कोई ग्लूकोज वाटर नहीं देना है, कोई घुट्टी नहीं देना है, ना ही उनको बहुत सारे लोग मधु दे देते हैं, हनी वो भी नहीं देना है। ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड होती है। दूसरी चीज़, कुछ लोग ये बोलते हैं कि बच्चे की जो मम्मी है वो पीला कपड़ा पहनती थी या पीले फल खाती थी, पीला चीज़ यूज़ करती थी, जिसकी वजह से उसको जॉन्डिस हो गया। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। या बच्चे को पीला कपड़ा पहनाएंगे तो उसको जॉन्डिस हो जाएगा, ये भी एक मिथ है। अ, इससे जॉन्डिस नहीं होता।
और दूसरी चीज़ आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बच्चों का आरबीसी ज़्यादा क्यों होता है। तो सबसे पहले तो बच्चे जब पेट में रहते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम उनको जो ऑक्सीजन मिलता है वो प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। तो उनको ऑक्सीजन बहुत लिमिटेड होता है और उस ऑक्सीजन से पूरी बॉडी में उनको ऑक्सीजन मिलता है जो प्लेसेंटा के थ्रू उनको मिलता है। तो उसको कैरी करने के लिए, चूँकि थोड़ा ऑक्सीजन है, उसको कैरी करने के लिए हमें ज़्यादा आरबीसी होना चाहिए। और हम लोग क्या है कि बाहर खुले हवा में ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें हवा पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, तो आरबीसी का अगर संख्या कम भी रहेगा तो हमारे बॉडी में इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ऑक्सीजन। तो इसलिए जो मेल है या फीमेल है, जो एडल्ट है, उनकी जो ब्लड की क्वांटिटी है वो बच्चों के कंपैरिजन में कम होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर बच्चे को प्रॉपर इवोल्यूशन करना है, आपको ये भी देखना है कि बच्चे को 24 घंटे में एटलीस्ट 8 से 12 बार कम से कम उनको फीडिंग करवाएं, ताकि वो उनकी बॉडी प्रॉपर हाइड्रेट हो। 8 से 12 बार मतलब कम से कम एटलीस्ट 2 घंटे में तो एक बार फीडिंग करवाएं ही करवाएं। जन्म के 24 घंटे बच्चे थोड़ा सोते ज़्यादा है, इवन 15 घंटे 16 घंटे तक कभी सोते हैं, तो हमको उनको फीडिंग एटलीस्ट 2 घंटे में एक बार करा ही देना है। भले ही वो अपना स्लीपिंग टाइम हो उनका, वो सो रहे हो, फिर भी हमें एवरी 2 आवर पे, एवरी 2 घंटे पे हमें उन्हें फीडिंग करवाते रहना है। दूसरी चीज़ हमें ये भी काउंट करना है कि उनका जो यूरिन आउटपुट है वो पूरा, जो डाइपर है वो दिन में एक बार पूरी डाइपर गीला हो जाना चाहिए, या 5-6 दिन बाद कभी कभी 2 डाइपर गीला हो जाएगा, ये उनका पैरामीटर है। दूसरी चीज़ स्टूल का है, अगर स्टूल डिस्चार्ज हो रहा है तो इनिशियल के टाइम में उनको 1-2 दिन तो दिन में एक बार 2 बार ऐसा ही होगा। 3-4 दिन बाद आपको क्या होगा कि 4 से 8 बार भी देखने को मिल सकता है। अगर बच्चे का क्राइम सही है, बच्चा खेल रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो बच्चा नॉर्मल है, वो 4 से 8 बार भी लैट्रिन कर सकता है, टॉयलेट कर सकता है, ये नॉर्मल है। स्टिल उसको डायरिया ना हो रहा हो, या कोई संख्या इतना ज़्यादा हो कि 15-20 बार हो गया, उसको वीकनेस लग रहा हो, तो आपको डॉक्टर को विजिट करने की ज़रूरत है। और अगर जॉन्डिस हो जाए बच्चे को, चाहे तो वो डॉक्टर बोल रहा है कि इनको जॉन्डिस हुआ है, तो डॉक्टर के सलाह के अकॉर्डिंग आप उनको फोटोथेरेपी दिलाएं, और जो भी डॉक्टर दवा रिकमेंड किया है वो मेडिसिन्स प्रॉपर टाइम पे लेते रहें। खुद से क्योर करने की कोशिश ना करें। बहुत सारे मिथ है इसके बारे में, कुछ लोग झाड़-फूँक भी करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि सूरज की रोशनी दिखा करके ही काम चलाते हैं। तो यस, सूरज की रोशनी हेल्पफुल होती है, लेकिन अगर बिलिरुबिन के लेवल ज़्यादा है तो वो उतना हेल्पफुल नहीं हो पाता है कि वो उसको प्रॉपर क्योर कर सके। तो हमें फोटोथेरेपी देने की ज़रूरत पड़ती है और डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ दवाइयाँ हैं जिसको देना पड़ता है, जैसे विटामिन डी3 होगी, तो मल्टीविटामिन्स होंगे, या जो भी डॉक्टर रिकमेंड करता है वो सारे मेडिसिन आपको टाइम पे लेना होता है। फोटोथेरेपी करानी होती है, सूरज की रोशनी के भरोसे नहीं बैठना होता है। दूसरी चीज़ और, अगर बच्चे को जॉन्डिस हुआ है तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे बच्चा एक तो रोएगा नहीं, जब रोएगा तो ज़्यादा रोएगा। दूसरी चीज़ वो ज़्यादा सोएगा, लेथार्जिक फील करेगा, उसकी जो आँख का स्कैलरा है, व्हाइट वाला पोर्शन, वो काफ़ी आपको पीला दिखेगा, इवन पूरी बॉडी आपको दिखेगा पीला। तो फर्स्ट 24 आवर 36 आवर उसका इवोल्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, बच्चे काफ़ी प्रोन होते हैं, तो उनको देखना ज़रूरी होता है इनिशियल स्टेज में कि वो उनको जॉन्डिस है कि नहीं है, और अगर है तो आपको पीडियाट्रिक का कंसल्टेशन करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम लोग डीप में जाएँ कि उनका जो बिलिरुबिन लेवल है वो ज़्यादा क्यों होता है, या उनको जॉन्डिस बार-बार क्यों होता है, अभी तो हमने बहुत सारे फैक्टर्स देखे, लेकिन स्टिल कुछ और भी फैक्टर्स हैं। जैसे अभी जब हीमोग्लोबिन टूटता है, आरबीसी टूटता है, तो हीम और ग्लोबिन निकलता है। आरबीसी टूटा 2 पार्ट में, एक हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन इज नथिंग बट ये प्रोटीन, ये ग्लोबुलिन होती है, और ग्लोबुलिन फिर से प्रोटीन फॉर्म करता है, और प्रोटीन हमारे बॉडी में फिर से यूटिलाइज हो जाता है, तो ये रीयूटिलाइजेशन कर लेती है बॉडी हमारी ग्लोबुलिन।
और जो हीम है वो हीम के साथ दो सब्सटेंस होते हैं। पहला बिलीवर्डिन, दूसरा आयरन। और आयरन फेरेटिन के फॉर्म में चाहे तो लीवर में या स्प्लीन में या बोन मैरो में इकट्ठा रहता है, वहाँ पे एग्रीगेट होकर के फिर से आरबीसी फॉर्म करता है। तो हीम का भी इस्तेमाल हो जाता है, आयरन का भी इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन हीम की जो बिलीवर्डिन है, बिलीवर्डिन फॉर्म आगे जा करके बिलिरुबिन में चेंज होती है, और वो बिलिरुबिन अनकॉन्जुगेटेड होता है, लिपिड सोल्यूबल होता है, वो इजीली बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होती है, लिवर उसको एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाता है। तो क्या करता है, उसका फॉर्म चेंज करता है, उसको वाटर सोल्यूबल करता है बिलिरुबिन को। जो बिलिवर्डिन बिलिरुबिन में चेंज हुआ है वो अनकॉन्जुगेटेड है, फैट सोल्यूबल है, उसको वाटर सोल्यूबल बनाता है। वाटर सोल्यूबल कौन बनाता है? लीवर बनाता है। अब चूंकि बच्चों में लीवर इमेच्योर होता है, फुल्ली मैच्योर नहीं होता है, चाहे वो फुल टर्म प्रेगनेंसी हो, फुल टर्म डिलीवर्ड बेबी हो, या फिर वो प्री मैच्योर डिलीवर्ड बेबी हो, प्री टर्म बेबी हो, तो उनमें लीवर जो है फुल्ली मैच्योर नहीं होता है। तो इस कारण से लीवर वो जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसको कॉन्जुगेटेड यानी वाटर सोल्यूबल में चेंज नहीं कर पाता है। तो उसकी जो बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। अभी जो हेल्दी और मैच्योर लिवर है वो क्या करता है, उसको वाटर सोल्यूबल यानी कि कंजुगेटेड बिलिरुबिन में चेंज कर देता है। और वो कंजुगेटेड बिलिरुबिन पित्त के थ्रू, मतलब जो गॉलब्लैडर है, पित्त की थैली है, वहाँ से बाइल के थ्रू, बाइल के फॉर्म में इंटेस्टाइन में जाता है, और इंटेस्टाइन में स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से। कुछ बचे हुए बिलिरुबिन चूंकि वो वाटर सोल्यूबल हो जाते हैं तो ये यूरिन के थ्रू भी बाहर निकलते हैं। जैसे कि हमने पानी पिया तो पानी मोस्टली ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन कंसनट्रेटेड फॉर्म में अगर देखेंगे तो यूरिन भी पीला होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट बिलिरुबिन वो पीला होता है। तो ये सारे कारण है बच्चों में बिलिरुबिन बढ़ने के, जॉन्डिस होने के। बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं जो हमें देखना होते हैं, जो हमने कवर किया। जैसे कि बच्चे को हाइड्रेशन मेंटेन करना। हाइड्रेशन मेंटेन का मतलब ये नहीं कि उसको पानी पिलाया जाए, उसको प्रॉपर टाइम पे फीडिंग कराएं। एवरी 2 आवर, एवरी 2 घंटे के बाद उसको फीडिंग कराएं। दूसरी चीज़, उसको इन्फेक्शन ना होने दें, साफ सफाई से उसकी हैंडलिंग करें। ये सारी चीज़। और दूसरी चीज़, उसका इवैल्यूएशन टाइम पे करना जरूरी होता है कि उसको जॉन्डिस है कि नहीं। बहुत सारे फैक्टर जो हमने आगे जिक्र किया उसको लेकर के आप सेंसिटिव हैं। सो अगर आप अभी तक वीडियो तक बने हुए हैं तो तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे पॉइंटों को जिक्र किया यहाँ पे, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर।